नमस्कार, तहलका डिजिटल पर खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद पीएम मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच हुए संघर्ष की बात की थी। सेना की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों को हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश को संबोधित करने के दूसरे दिन यानी कि 13 मई को सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस वो पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन की चर्चा भी की। पीएम मोदी का आदमपुर एयरबेस जाना इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने इसे उड़ा दिया है। देश को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी इसी जगह पहुंचे और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी के वहां पहुंचने से यह साफ हो गया है कि इस एयरबेस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस पर पहुंचे और जवानों के साथ उन्होंने सभी सैनिकों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े आज इस खास प्रोग्राम में मेरे सहयोगी दिग्विजय। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के सभी जवानों से मुलाकात की है, फोटो भी उनके साथ खिंचवाई है। और कल देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लाइव आए थे, संबोधित उन्होंने देश की जनता को किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार संबोधन करने के लिए लाइव आए और उन्होंने क्या कुछ कहा ये पूरे देश ने सुना है। तो इस तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पर पहुंचे और उन्होंने सेना के जवानों से खास मुलाकात की और यहां तक कि उनकी तारीफ भी की कि जिस तरह से सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी दिग्विजय। दिग्विजय, जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पहुंचे, ये कितना जरूरी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, सिर्फ एक जवानों का हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक देश को ये दिखाने वाली बात नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन में हों, हमारी जो लीडरशिप है वो देश के साथ खड़ी है, देश की आर्मी के साथ खड़ी है। सिर्फ उन बातों तक ही ये पूरा का पूरा जो दौरा प्रधानमंत्री का था ये सीमित नहीं है, बल्कि हम इन तस्वीरों पर साफ तौर पर देख रहे हैं पीछे हमें बैकग्राउंड में जो चीजें दिख रही हैं, या फिर अब यूं कह लें कि भाई दुनिया को और पाकिस्तान को वो चीजें दिखाई भी जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था, बहुत सारे दावे, बहुत सारे क्लेम पाकिस्तान की तरफ से आए थे कि भाई उन्होंने उधमपुर जो एयरबेस है, भारत का एयर स्टेशन है, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया था कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसको उन्होंने क्षतिग्रस्त किया। इसके अलावा कुछ फाइटर जेट उड़ाने की बात कही गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वो दौरा तो है ही, वो वहां जाकर के हमारे जो एयरफोर्स के वीर जाबाज सैनिक है जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनके साथ वो मुलाकात तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये भी दिखाया जा रहा है दुनिया को, भाई आपके जो झूठ थे वो हम कितनी बार पकड़े, कितनी बार उसके सबूत दे, कितनी बार आपको गलत साबित करें। फिर से एक बार पाकिस्तान के कई सारे झूठ पकड़े गए हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस समय, आप पीछे देखिए नैना, ये MiG-29 विमान वहां पर हमें दिख रहा है। पीछे S-400 जो सिस्टम भारत का है, डिफेंस सिस्टम, वो हमें दिख रहा है। अब अगर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने हमारे इन सिस्टम को उड़ा दिया या फिर नुकसान पहुंचाया, एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, तो इन तस्वीरों में तो हमें कोई नुकसान दिख नहीं रहा है। हमारा S-400 का सिस्टम वहीं पर तैनात था, वहीं पर तैनात है और वहीं पर आगे भी तैनात रहेगा। तो ये तमाम जो पाकिस्तान के दावे थे, पाकिस्तान के झूठ थे, इनका वास्तविकता के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान ड्रोन से रेडार सिस्टम को तबाह करने की भी बात कहता आया इससे पहले, लेकिन हम देख रहे हैं तस्वीरों में वहां कुछ किसी तरह का न कोई मलबा दिख रहा है, न कोई ऐसी हमें लोकेशन दिख रही है कि जिसको हिट किया गया हुआ। और ये तस्वीरें है ना, आप देखेंगे तो सिर्फ किसी एक जगह की पर्टिकुलर तस्वीरें नहीं है, इसमें वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, एक रनवे, एक बड़ी एयर स्ट्रिप होती है, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, एक लंबी चौड़ी रन स्ट्रिप वहां पर दिख रहा है, रनवे की जो स्ट्रिप है वो वहां पर दिख रही है, उसको भी कोई नुकसान नहीं है। MiG-29 खड़ा है हमारा, वहां पर S-400 खड़ा है। तो ये सिर्फ एक दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेना का उत्साह देश के प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में आकर के, उनका जाहिर सी बात है कोई बड़ा नेता, आपका प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति आपसे आकर के मुलाकात करे ऐसी सिचुएशन के बाद, तो उससे एक विश्वास रहता है सरकार के प्रति और एक ये भी रहता है कि हाँ सरकार हमारी खड़ी है, हमारे जो लीडरशिप है वो लगातार हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ता है। और
साफ तौर पर वही बातें हैं कि झूठे दावे जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, 4-5 झूठे दावे, उन झूठे दावों की पोल यहां पर खुलती हुई आपको साफ नजर आएगी। दिग्विजय, जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक सीज फायर का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, लेकिन अगर फिर से कोई आतंकी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना फिर से तैयार है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो भारतीय सेना पिछले कुछ समय से करती आई है, लगातार आगे करती रहेगी। और प्रधानमंत्री ने ये बातें साफ की हैं कल अपने संबोधन में, लेकिन उससे पहले सेना इन तमाम चीजों को क्लियर कर चुकी थी। हर दिन हमारी तीनों सेनाओं के जो डीजीएमओज हैं वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जानकारी देते हैं। उस जानकारी में उनका फोकस ठीक उसी बात पर बार बार रहा है, चाहे वो हमारे जो नेवल जो आर्मी है, नेवल जो फौज हमारी, उसके जो प्रमुख हों, या फिर हमारी थल सेना है, जल सेना, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो आकर के इसी बात को कह रहे हैं कि भाई लगातार आप अगर भारत की तरफ इस तरीके के एक्शंस लेंगे तो उसका रिटेलिएशन आपको मिलेगा और एक लार्ज स्केल पर मिलेगा। अब वो बात नहीं है कि आप कुछ भी आएंगे करेंगे यहां पर और चले जाएंगे, इसका आपको जवाब मिलेगा और पूरा का पूरा जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। और ये जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उरी हमले के बाद, उसके बाद देखा, एयर स्ट्राइक जो भारत ने की थी उसमें देखा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दौरान ये तमाम स्ट्राइक्स या फिर ये तमाम कार्रवाइयां, एक्शन चल रहे हैं भारत सरकार के या फिर इंडियन आर्मी की। इससे पहले भी हम इतिहास उठा लें, चाहे किसी भी समय की, किसी भी 65 की जंग रही हो, 71 की जंग रही हो, उसके बाद कारगिल की वॉर रही हो, पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता आया। आतंकवादी जो लगातार घुसपैठ करते हैं उनको प्रोटेक्शन किसका होता है, उनको वेपनाइज कौन करता है, उनको इक्विपमेंट्स कौन देता है, उनको संसाधन कौन देता है? जग जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं ये सब इसके पीछे के मास्टरमाइंड रहते हैं। और इन्हीं के शैडो में, इन्हीं के जिसको कहें हम रहमो करम पर, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो बॉर्डर पार से लगातार भारत की तरफ आते हैं। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और तीनों सेनाओं के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप अब कोई इस तरह की हिमाकत करेंगे तो उसका जवाब आपको प्रॉपर वे में दिया जाएगा। और दूसरी एक चीज और नैना, कि भारत सरकार ने भी अपना एक स्टैंड जो है वो क्लियर किया है, क्योंकि विदेश नीति भारत की काफी लंबे समय से जो है उस पर बहुत सारी डिबेट होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमने न्यूक्लियर को लेकर के पॉलिसी अपनाई थी कि हम किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। हम सिर्फ न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किया तो उसके बाद हमने ये कहा था कि उसको हम अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी भी देश पर पहले न्यूक्लियर वॉर भारत नहीं करेगा। उसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जब बनते हैं तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि भाई इस पॉलिसी में हमें थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह ने 2019 में यह बात कही थी कि भारत को इस पॉलिसी को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आज दुनिया, खासतौर पर पाकिस्तान, न्यूक्लियर तरीके से जिस तरीके से इक्विप्ड हो चुका है, तो उसको देखते हुए हमें इस अपनी जो तरकीब है इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और वही जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है कि भाई अगर आप किसी भी तरह की घुसपैठ करते हो, किसी भी तरह का कोई एक्शन लेते हो, तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि आपके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। चर्चा में आगे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल पहली बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस संबोधन में कहा कि हमने सैन्य कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आतंकियों की जड़ों पर प्रहार करते रहेंगे, कोई भी परमाणु धमकी भारत अब नहीं सहेगा। अपने नागरिकों को हर खतरे से बचाया जाएगा। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। चलिए आपको पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कहना था। 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ
तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार, आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े नरेंद्र मोदी की वो बाइट, जिसमें वो एक साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, जब वो संबोधन करने के लिए कल आए थे लाइव, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो अब नहीं सहा जाएगा और साथ ही साथ अगर आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये कितना सीधा संदेश पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान इससे क्या कुछ समझ सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ना, इसमें प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजों का जिक्र किया और उसी में ही ये न्यूक्लियर का जो जिक्र था ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और ऐसे में ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर कहना भी उनकी जिम्मेदारी भी थी और देशवासियों को, क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव खासतौर पर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बिल्ड कर रहा है कि भाई वो इस अपनी जो ये सीज फायर है इसे पाकिस्तान अपनी विक्ट्री की तरह ले रहा है, वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के तरफ से लगातार की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई फैक्ट बेस्ड बातें वहां पर बता रहे हों, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान कोई फैक्ट बेस्ड बातें दुनिया के सामने रख रहा हो। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जमीन आसमान का हमें अंतर नजर आता है। हमारी सेना जो दावा करती है, जो बात बताती है कि हमने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसके पुख्ता सबूत देती है, उसकी पुख्ता सैटेलाइट इमेजेस जारी की जाती है, उसका वीडियो जारी किया जाता है। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान अब आज तो ये भी बात है कि पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से इसको मान रहा है कि उनके लगभग 10 से 15 जो उनके सैनिक थे वो इसमें मारे गए हैं। भारत की कार्रवाई में 70 से ज्यादा सैनिक उनके घायल हुए हैं और टोटल आंकड़ा वो 150 के आसपास अपने बता रहे हैं। वो उन आतंकवादियों को ना जिनको हमने मारा है, भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक में जिनको मार गिराया है, वो सभी वो आतंकवादी थे जो आतंकी ठिकानों में थे और वो उनको भी सिविलियन बता रहे हैं, अपने देश के आम नागरिक बता रहे हैं। तो इससे समझ सकती है दुनिया कि भाई पाकिस्तान कैसा देश का है, कैसा कार्यक्रम वो करता है अपने देश में। और ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने एक हमला लॉन्च किया और उस हमले में बहुत एक बड़े एरिया पर इंपैक्ट पड़ा हो। भारतीय सेना ने पूरा वीडियो के साथ बताया, सैटेलाइट इमेजेस के साथ बताया। 2 बिल्डिंगों के बीच में अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर अगर आतंकवादी हैं तो हमने टारगेट सिर्फ उसी बिल्डिंग को किया और इसका इंपैक्ट भी सिर्फ उसी बिल्डिंग पर गिरा। ये तस्वीरों में हमने साफ देखा। रही दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें भारत को, जो ट्रेड चलता है उसको लेकर के कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें भारत को और किसी भी तरह से आप दबाव बनाने की कोशिश न करें भारत पर। यह साफ तौर पर, क्योंकि हमने देखा है लंबे समय से पाकिस्तान की चाहे जनता हो, चाहे वहां की सियासत वाले लोग हों, चाहे वहां की आर्मी हो, ये 3 एक हायरार्की के रूप में पाकिस्तान में चलता है, जिसमें सबसे ऊपर उनकी सेना होती है, उसके बाद जो उनके सो कॉल्ड नेता हैं, नेता कम उन्हें मैं कठपुतली ज्यादा कहूंगा क्योंकि आर्मी की कठपुतली ज्यादा बन करके रह गई है पाकिस्तान की सियासत, और उसके बाद उनकी आवाम, उनकी जनता है जिनको उन्होंने उनके हाल पर छोड़ा हुआ है। इन तीनों में एक ही बात कॉमन रहती है, जब भी वो भारत के अगेंस्ट कोई बात कहते हैं दुनिया में, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता था कि क्रिकेट में तो हमेशा भारत से हारे हैं, लगातार इतिहास रहा है एक लंबा चौड़ा, एकमात्र खुशी मनाने का जो साधन उनके पास हुआ करता था उसमें भी वो जीतते नहीं है। जंग की बात जहां तक कह लें हम, उनकी किताबों का आप इतिहास पढ़िए, वो कभी भी अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को 1971 वॉर में क्या हुआ था उसका इतिहास नहीं बताते हैं, 65 वॉर का इतिहास नहीं बताते हैं। वो अपनी किताबों में और अपने देश में हर वॉर को जीते हुए हैं। तो ये विडंबना है उस देश की। और लेकिन एक चीज उन्होंने बस पूरे देश को रटाई हुई कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है साहब, हमारे पास एटमी हथियार हैं, हम उनका इस्तेमाल भारत पर कर देंगे। ये उनको सिर्फ सिखाया गया है और वही धमकी लगातार उनकी जनता से लेकर उनके सियासतदान और उनकी आर्मी हमेशा बड़े बड़े मंचों पर और बड़ी बड़ी जगहों पर भारत को देती हुई नजर आई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि भाई साहब, ये आपके जो खिलौने वाले न्यूक्लियर वेपन है, इसकी धमकी और इसका ब्लैकमेल आप भारत के साथ करना बंद कर दीजिए।
क्योंकि आपने जो भी न्यूक्लियर वेपन रखे हैं उनको चलाना भी होता है। एक चीज होती है कि आप भाई, एक कहावत है कि मेरे दादाजी के पास बंदूक थी, अब वो बंदूक कहाँ है कि वो रखी हुई है, तो उस बंदूक को चलाना भी आपको आना चाहिए, उस हथियार का यूज भी आपको आना चाहिए। इतना सा देश है पाकिस्तान, भारत को 10 मिनट ना लगेंगे। अगर एक फुल स्केल वॉर होता है तो 4 दिन पाकिस्तान का टिकना मुश्किल है किसी भी जंग में। ऐसे में ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, पाकिस्तान जो अभी तक करता आया है न्यूक्लियर को लेकर के, लगातार सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, कोरा झूठ है। उन हथियार को चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है दुनिया के सामने। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में, जहां पर अमेरिका आपको हर बार दबाता हुआ आया है, अमेरिका ने आपको लोन पास करवाया तो आप अमेरिका के पैरों में जाकर के गिर गए। चाइना आपको पैसा देता है, चाइना आपको मिसाइल्स देता है, आप उसके पैरों में जाकर के गिर जाते हैं। इन सब देशों के प्रेशरों के बावजूद भी आप अगर ये ब्लैकमेल करेंगे कि हम भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे या फिर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है साथ, तो फिर वो आपका विवेक है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के ब्लैकमेल अब हम सहेंगे नहीं। अगर कोई भी एक्शन होता है तो यहां से उसका बराबर रिएक्शन आपको मिलता रहेगा। दिग्विजय, जिस तरीके से हम सबने देखा कि देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से क्या कुछ हुआ है, भारत में जो आवाम रहती है, जो जनता रहती है, पूरी नजर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने बनाई कि भाई बदला किस तरीके से लिया गया, और साथ ही साथ अब सीज फायर पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान लगातार नागरिकों को निशाना बनाने का काम करता है, ये सभी जानते हैं। उसकी नीयत और नीति में कितना बड़ा खोट है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जनता इस सीज फायर को किस नजर से देखे, जनता सीज फायर को कैसे समझे? देखिए, ये क्योंकि कल भारतीय सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उसमें एक बड़ा सही एग्जांपल जो हमारे डीजीएम थे उन्होंने क्रिकेट का दिया, डेनिस लेली का और थॉमस का, कि वो जब गेंदबाजी किया करते थे तो कैसे होता था। हमारा डिफेंस सिस्टम भी वैसी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम क्रिकेट के रूप से समझ सकते हैं कि देखिए, सीज फायर को लेकर के बहुत सारे ओपिनियंस आज की डेट में हमारे देश में बने हुए हो सकते हैं या फिर हमें दिख रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, सरकार के लोग हो, आम जनता हो। एक जो कॉमन ओपिनियन बनता हुआ दिख रहा है हमें पूरे देश के सामने, वो कॉमन ओपिनियन ये है कि हम ऐसे एक क्रिकेट मैच की तरह इस समय नजर आ रहे हैं जिसमें हम जीतने वाले थे। वो क्रिकेट मैच हम जीतने वाले थे, लेकिन अचानक वो क्रिकेट मैच टाई हो गया, और टाई हो गया तो हम क्योंकि जीतने वाले थे इसलिए हमें ये बुरा लग रहा है कि ये मैच टाई क्यों किया गया। ठीक वैसे ही हमें ये बुरा लग रहा है, जनता को बुरा लग रहा है, तमाम लोगों को बुरा लग रहा है कि भाई सीज फायर क्यों की गई, जब हमारी सिचुएशन इतनी मजबूत थी, हमारी पकड़ अच्छी थी, हमने अच्छे ढंग से सामना किया, तो फिर इस क्रिकेट मैच को टाई क्यों किया गया, यानी कि इसे सीज फायर में क्यों बदल दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुशियां ज्यादा इसलिए हम देख रहे हैं, वहां पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। उनके जो पुराने क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है वो तो एकदम पगला गए हैं, पूरे कुनबे के साथ वो सड़कों पर उतरे हुए जश्न मना रहे हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन यही है कि वो इस क्रिकेट मैच को हार रहे थे, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है। अब वो हारते हारते वो मैच अचानक से टाई हो गया, तो जो टीम हार रही होती है वो टाई होने का बड़ा जश्न मनाती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल इस समय हमें नजर आ रहा है क्रिकेट की भाषा में कि पाकिस्तान इस जंग को हार रही थी और हारते हारते अचानक से सीज फायर हो गया, तो पाकिस्तान में खुशियां ज्यादा मनाई जाने लगी है। तो यही वो तमाम चीजें हैं। और सीज फायर का जहां तक बात है तो जनता के अंदर मिक्स ओपिनियन हमें दिख रहा है। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कुछ दिन और बीतते जाएंगे तो ये जो ओपिनियन है, ये इस पर प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल बातें भी होंगी, देश भर में कई सारी चीजें भी होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो हकीकत है वो यही है कि सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में। डीजीएमओ के बीच में बातचीत भी हो गई है, प्रधानमंत्री ने लाइव आकर के देश को संबोधित भी कर दिया है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री एक एयरबेस पर चले भी गए हैं। अब आगे डिपेंड करता है कि गेंद पाकिस्तान के पाले में एक तरह से हम कहें वो है, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर के देश में है और बाकी जगहों पर है। और जो कुछ फैक्ट की बातें भी है वो भी सामने रखी जानी चाहिए ना, कि अमेरिका हमें ट्रेड का खौफ दिखा करके, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आ जाते हैं, जो कि इस पूरे सिनेरियो का जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और क्रेडिट इस बात को लेकर के वो ले रहे हैं कि हमने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवाई और दोनों देशों का सीज फायर करवा दिया। ट्रेड की अगर वो धौंस दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि दोनों देशों के बीच में, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कहा भाई अगर ये सीज फायर नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं होगा। अमेरिका को भारत की जरूरत है। अमेरिका को भारत की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे तेजी के साथ उभरती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनके चाहे वो हथियार हों, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हों, उनका भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेड की वजह से आप दोनों देशों ने सीज फायर किया, तो ये अमेरिका की गलतफहमी है। भारत के पास इतना बड़ा बाजार है, दुनिया का कोई भी देश हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में तैयार रहेगा। अगर इसको लेकर के भी नाराजगी ज्यादा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आ रहे हैं बार बार, और प्रधानमंत्री से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता हमने करवाई है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फोन आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आने वाले समय में हमें पॉलिटिकल डिबेट्स भी देखने को मिलेंगी, अलग अलग ओपिनियंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल की हकीकत यह कि भाई सीज फायर हो चुका है और जंग अभी फिलहाल है नहीं, जंग होगी नहीं। इससे हाँ,
इस सीज फायर से एक बहुत बड़ा सुकून और बहुत बड़ी राहत उन लोगों को जरूर मिली है जो बॉर्डर पर रहते थे। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, चाहे आप पंजाब तक देख लीजिए, गुजरात और राजस्थान तक देख लीजिए, जिन लोगों के घर बॉर्डर के आसपास थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। हमने वो नुकसान पिछले कुछ दिनों में अपने दर्शकों को दिखाया भी है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी दिखाया है, और उनके घर किस तरह से तहस नहस हुए वो भी दिखाया है। तो उन लोगों को जरूर राहत मिली है कि सीज फायर हो गया है। अभी फिलहाल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कोई भी खबर नहीं आ रही है। कल एक और खबर सामने आई थी भाई, कुछ और ड्रोन्स जो है सांबा बॉर्डर के आसपास देखे गए हैं, लेकिन उसको लेकर के क्लियरिटी भी है नहीं। हो सकता है कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ की तरफ से की जाए, उसके बाद डिटेल्स उसमें जानकारियां दी जाए। लेकिन फिलहाल सीज फायर होने से सबसे बड़ी राहत उन्हीं लोगों को मिली है जो लोग बॉर्डर के आसपास रहते थे, जिन्हें ज्यादा खतरा था। दिग्विजय, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधा जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर के 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। शोपियां ने जाम पथरी में आतंकियों का एनकाउंटर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सीधा जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ इस मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर एलओसी पर फायरिंग की बात करें तो लगातार इस तरीके की खबरें अभी तक सामने आ रही थी। सीज फायर का ऐलान भी यहां पर हुआ, वहीं अब इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है सीधा जम्मू कश्मीर से। बता दें कि शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ हो रही थी जिसमें 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लश्कर के 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। शोपियां में जाम पथरी पे आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो इस वक्त की खास और बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सीधा जम्मू कश्मीर से सामने आ रही थी। देखिए लगातार चर्चा इस पर चल रही है, चाहे बात हो ऑपरेशन सिंदूर की, चाहे बात हो सीज फायर की, और लगातार आप देख रहे होंगे कि आतंकी मुठभेड़ जो है वो लगातार इससे जो मिलती जुलती खबरें हैं, जो इसकी खबरें वो लगातार सामने आती हैं। और वहीं अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर से कि शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ उनकी हो रही थी, 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लश्कर के 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। शोपियां में जाम पथरी में आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि शोपियां में जाम पथरी में आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। लगातार देखिए भारतीय सेना आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें आतंकवादियों की ओर से की जाती है ये बेहद जरूरी है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं इसी बीच अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है सीधा जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। मुंह तोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना देती आतंकवादियों को नजर आ रही है, और अगर ये आतंकवाद नहीं थमा तो बहुत कुछ बड़ा भारतीय सेना की तरफ से किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दिग्विजय। दिग्विजय, इस वक्त आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है, क्या कहेंगे इस पे, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये वही एग्जाम्पल है जो हम अब से थोड़ी देर पहले जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, और जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारी सेनाओं ने भी कहा, सीज फायर वो रुका है जो दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री एस्केलेशन चल रहा था। यहां से हमारे विमान उड़ रहे थे, ड्रोन्स अटैक हो रहे थे, मिसाइल अटैक हो रही थी, वहां से वो लोग कर रहे थे, तो सीज फायर उसी का ही रुका है। बाकी ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग रहेगी। ये सेना भी पहले क्लियर कर चुकी है, और देश प्रधानमंत्री ने भी फिर से क्लियर किया इस बात को कि भाई जो आतंकवाद है उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं आपको बता रहा है ना कि हम जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो 21 ऐसे टारगेट थे जिनकी लिस्ट बनाई गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। हम देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में 9 टारगेट को उड़ाया गया, 12 टारगेट तो वो भी अभी बचे हुए हैं ना, उनकी भी तो बात होनी चाहिए। और जो अभी हमने ये क्लियर ना तो सेना ने किया ना सरकार ने अभी किया है कि वो जो 4 आतंकवादी थे
जो पहलगाम में आए, वहां पर पर्यटकों को मारकर चले गए। तो वो 4 आतंकवादी भी क्या उसी हमले में मारे गए हैं? क्या वो पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े गए हैं तो कब तक पकड़े जाएंगे और कहां वो इस समय मौजूद हो सकते हैं? क्या ये जो 3 इस समय जिसकी हम बात कर रहे हैं, लश्कर के 3 जो आतंकवादी थे, क्या वो ये वही आतंकवादी थे? तो उनकी भी तो ढूंढ होनी चाहिए, अभी उन पर भी बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उन आतंकियों का क्या होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑनगोइंग रहेगा जब तक हम उन एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मार नहीं देते और भारतीय सेना इसका पूरा बदला नहीं ले लेती। अभी भी मैं तो इस बदले को अभी आधा ही कहूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है, वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत एक पराक्रम सेना ने दिखाया है। लेकिन वो 4 आतंकवादी, जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर के 26 लोगों का कत्ल कर दिया था, उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ है, इस पर जवाब आना अभी भी बाकी है और हमें इंतजार करना चाहिए उसके जवाब का। और जब तक भारतीय सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि हमने उन 4 आतंकवादियों को मार दिया है, ये उन 4 आतंकवादियों की डेड बॉडीज है, उस पर क्लियरिटी नहीं मिलती, तब तक जनता भी इस सवाल को कहीं ना कहीं पूछती रहेगी और सरकार को भी इस पर स्थिति क्लियर करनी चाहिए। और इस तरीके की जो ऑपरेशन है, जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशंस है भारतीय सेना की तरफ से, ये तब तक चलते रहेंगे और न सिर्फ पीओके, न सिर्फ बॉर्डर के इलाके में चलते रहेंगे, एलओसी के आर पार चलते रहेंगे, बल्कि पीओके, और हो सकता है कि पाकिस्तान तक भी ये एक्शन चलते रहे, क्योंकि हमने सिर्फ सीज फायर दोनों देशों के बीच में जो सेनाओं की वॉर हो रही थी उसको लेकर के कहा है, और वो भी तब तक है जब तक पाकिस्तान कोई नापाक हरकत न कर ले। जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया गया इसके ऊपर, तो वो भी सीज फायर भी देख लिया जाएगा। और ये जो आतंकी गतिविधियां हैं, भाई हम तो टेररिस्ट कैंप उड़ाएंगे तो उसमें पाकिस्तान की कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हालांकि जो आतंकवादियों के जनाजे हैं उसमें उनके बड़े बड़े सेना के अधिकारी और बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, लेकिन ये जो 3 आतंकवादी मरे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सेना के चलते रहेंगे जब तक आतंकवादियों का जड़ से सफाया नहीं हो जाता। बिल्कुल दिग्विजय, इस वक्त एक और मुख्य सूचना हमें मिल रही है। बता दें कि आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन किलर नाम दिया है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो कितना ये जरूरी है। और देखिए, नागरिकों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकवाद की तरफ से की जाती है, ये कितना जरूरी हो जाता है कि हम चुन चुनकर आतंकवादियों को मारें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि भाई जो आतंकवादियों के एड्रेस हमें बताएगा, उनके ठिकाने बताएगा, तो उसको हम इतना इनाम देंगे, ये एक बढ़िया स्टेप हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बॉर्डर पर या फिर सीमा पर किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में कोई हमारा जो जवान है वो शहीद हो जाता है, तो उसके घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाता है। अगर कोई आतंकी गतिविधियों में किसी लोगों की जान चली जाती है तो उनके घर वालों के लिए भी हम सुनते हैं मुआवजे का ऐलान किया गया है। और जबकि ऐसे आतंकवादियों की सूचना देने वाले के लिए भी अगर इनाम की घोषणा की जाए, जो कि हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो सूचना मिल रही है, अगर ऐसी बात है तो वो बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि कश्मीर में आपको सूचना देने वालों की कमी नहीं हो पाएगी। और अगर इस तरीके के काम करके या फिर इस तरीके की क्रिएटिविटी दिखा करके अगर किसी आतंकवादी की सूचना हमें मिलती है, तो वो भारतीय सेना के लिए वेल एंड गुड है। एक बार सूचना मिल जाए, बाकी का काम तो भारतीय सेना अपना जो है वो संभाल ही लेगी। दिग्विजय, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों का सम्मान किया, और देखिए वो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं वो कितनी ज्यादा मेहनत करते यहाँ नजर आते हैं, और वो देश के लिए कितने ज्यादा जो काम करते हैं उसके लिए कितने डेडिकेटेड है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना का जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो क्या इससे सेना को हौसला मिलेगा, या क्या आगे की रणनीति अब सेना की तरफ से बनाई जाएगी इन सारी गतिविधियों को देखकर, अगर हम बात करें? बिल्कुल, ऑब्वियसली जो हौसला है वो तो मिलता ही है जब आपके एक भारत एक घर एक तरीके से कह लीजिए, सेना और यहाँ की जनता इस घर का एक हिस्सा है, और देश के प्रधानमंत्री एक तरीके से इस घर के एक वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी शैडो में ये पूरा देश रहता है, चलता है। पॉलिटिकली हो सकता है कि उसमें ओपिनियन लोगों के बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक आज़ाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो हमारे लीडर हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब लीडर सेना के साथ खड़ा रहे या फिर जनता के साथ खड़ा रहे, भाई दुनिया देश ये जानने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद ना कोई ट्वीट इस मामले में किया, ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई बात की है, वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब मीडिया के सामने आएंगे, कब देश को संबोधित करेंगे, इसका इंतजार किया जा रहा था, जो उन्होंने कल कर दिया है। आज अगर वो बॉर्डर पर चले गए हैं तो इससे देशवासियों का हौसला तो बढ़ेगा, एक भरोसा रहता है कि भाई हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तान की तरह नहीं, पाकिस्तान में उसका ठीक उलट होता है कि प्रधानमंत्री बाद में कहेंगे, पहले उनके जो आर्मी चीफ हैं वो तमाम चीज़ें
बता देते हैं, वो प्रधानमंत्री को बताते हैं, वो देश के दूसरे मंत्रियों को और राजनीतिज्ञों को बताते हैं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। भारत एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से चलता है, एक हायरार्की से चलता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री देश का एक प्रमुख आदमी है और वो प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है और आपकी जो रणनीतियाँ होती हैं उनको बनाने में आपकी मदद करता है, और उसी से ही चाहे वो सेना हो या आम नागरिक हो, सभी का हौसला बना भी रहता है और बड़ा भी रहता है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री को भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इस देश ने भी ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिकल सोच किसी की कुछ भी हो सकती है, उस पर चर्चा बाद के समय में कुछ भी चल सकती है। लेकिन हमने देखा वॉर जैसी सिचुएशन में जब हम गए तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, सारे धर्म के लोगों ने, भारत इतना बड़ा एक विविधताओं वाला देश है कि इसमें इस पूरे देश को एक साथ लेकर के चलना ये हमारे लिए ही बड़ी उपलब्धि है। और भारत जिस तरीके से इतनी सारी विविधताओं को लेकर के अभी तक आगे बढ़ा है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। तो सब ऐसी सिचुएशन में देश की सेना के साथ खड़े होते हैं, देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार के साथ खड़े होते हैं। हाँ, जब ऐसी सिचुएशन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम जो कुछ जरूरी सवाल है वो भी जरूर पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा अगर हो सकता था तो वो काम हुआ क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है, जो कि सही वक्त आने पर देश की जनता पूछती भी है और देश की सरकारों को उसका जवाब भी देना चाहिए। दिग्विजय, जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और मातृशक्ति को भी उन्होंने कहीं ना कहीं सम्मानित किया है, ये कहकर कि जिस तरीके से आपने देखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी की मैं बात करूं या फिर मैं कर्नल व्योमिका की बात करूं, तो जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने देखिए अपने आत्मसम्मान को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, तो मातृशक्ति को एक तरीके से बढ़ावा दिया गया। क्योंकि हमले के बाद ये बात कही गई थी, हमले के दौरान, कि आप जाकर बता देना, महिलाओं को वहां पर छोड़ दिया गया था और उनके सामने ही उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मातृशक्ति को बढ़ावा जो मिला है उसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं और क्या जनता का विजन इस पर हो सकता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि जो ये ऑपरेशन था इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और ऑपरेशन सिंदूर को रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि धर्म पूछ करके एक तो पहलगाम में हमारे नागरिकों को मारा गया, दूसरा महिलाओं को छोड़ करके सिर्फ पुरुषों को मारा गया, किसी के पति की हत्या कर दी गई, किसी के बेटे गए, किसी का भाई गया। और इसका देखिए सीधा इसका ऑपरेशन का उद्देश्य ही ये था कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनका बदला हमने लेना है, और उनका बदला लेने के बाद उसको दुनिया के सामने रखने के लिए भी हमने अपनी 2 बेटियों का इस्तेमाल किया, जो भारत की जो वीर नारियां हैं, और देश ने उन्हें देखा, कर्नल सोफिया और व्योमिका को हमने देखा देश के सामने। तो वो भी एक इसी का एक हिस्सा था कि हमने ये दिखाने की कोशिश की है दुनिया को कि हम अपनी बहन बेटियों के सिंदूर का बदला भी ले सकते हैं और किस तरीके से लेंगे, और उसको बताने के लिए भी बेटियां आएंगी। और दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री ने फिर से ये कहा, चेतावनी देते हुए ये कहा कि आप जो हमारी बेटियों का, बहनों का सिंदूर है, उसको अगर आप मैं आपसे जुड़ूंगी। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुमताज, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है। मुमताज, इस पूरी खबर पर क्या कुछ खास जानकारी है? जिस तरीके से देखिए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने, क्या कुछ खास जानकारी है? आपकी आवाज मुमताज नहीं मिल पा रही है हमें। नहीं मुमताज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिग्विजय, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार देखिए जो आतंकवाद के खिलाफ है वो अभियान लगातार जारी है, बड़ी खबर लगातार हमारे पास आ रही है। और बात ये भी इस बीच आनी चाहिए कि जिस तरीके से सेना का जो बल है, सेना का जो साहस है, उसकी भी प्रशंसा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और ये जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि सेना के 6, एयरफोर्स के 5 सैनिकों की जो शहादत है उसकी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत को कबूला है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के वो अपडेट जो दिखाई जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का बयान है वो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने हमले में 11 सैनिकों की मौत खुद कबूली है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं जैसा कि पहले भी आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि उनको कितना इम्पैक्ट हुआ। अब 78 लोगों के घायल होने की वो बात कर रहे हैं, जो सिर्फ घायल हुए हैं। और देखिए, कोई भी देश, जब उस देश में इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह के हमले किए जाते हैं, तो कोई भी देश
करेक्ट जानकारी नहीं देता है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो 11 सैनिकों की मौत को अगर कबूल रहे हैं आज के समय में, तो इसकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। अगर वो 78 लोगों के घायल होने की बात, अब इसमें देखिए ना आप, 5 अगर एयरफोर्स के उनके जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, 5 एयरफोर्स के सैनिक, तो एयरफोर्स का जो सैनिक होगा ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो या तो किसी फाइटर जेट के अंदर बैठा होगा, उसको उड़ा रहा होगा, और 5 अगर मारे गए हैं, एक जेट को एक या 2 मैक्सिमम आप लगा लीजिए, अगर वो डबल वाला है उसमें 2 बैठे, तो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात हो सकती है कि हमने उनके कुछ फाइटर जेट्स भी गिराए होंगे। अगर वो 5 एयरफोर्स के सैनिकों की मौत की बात वहां पर कह रहे हैं और सेना के 6 वो इसकी बात कह रहे हैं, तो आप इंपैक्ट देखिए। आप, मैं तो ये सोच के हैरान हूं अभी भी कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में क्यों और किस बुनियाद पर, किस बेस पर खुशियां मनाई जा रही है, उसको सेलिब्रेट वो कर रहे हैं सीज फायर को, जब आपके 11 सैनिकों की मौत हो गई। आप कह रहे हैं कि, आप खुद ही कह रहे हैं, आप, हम तो नहीं कह रहे, आपके 78 लोग घायल हुए हैं, और कुल मिलाकर के 100-150 के आसपास वो जो डेटा बता रहे थे, मैं भी आपसे कुछ देर पहले ये चीजें देख रहा था, और उसमें भी जिनको मासूम नागरिक और उनके आम सिविलियंस और औरतें, बच्चे जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, वो बल्कि असलियत में आतंकवादी थे। ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि भाई उस तस्वीर में जहां पर आतंकियों के जनाजे उठाए जा रहे हैं, उसमें पीछे से उनके सेना के अधिकारी और उनके पॉलिटिकल लोग वहां पर खड़े हैं। वो मसूद अजहर को अपना हीरो मानते हैं, वो हाफिज सईद को अपना हीरो मानते हैं। जिन दोनों को पूरी दुनिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, तो वो उनको अपना हीरो मानते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब दुनिया के सामने आ रही हैं, और खुद पाकिस्तान ये बात कबूल रहा है। और मैं तो एक बार फिर से इसलिए हैरान हूं कि आपके यहाँ इतना नुकसान हुआ, भारत ने दिखाया आपके जो एयरबेस थे उनको हमने किस तरह से नुकसान पहुंचाया, उनको किस तरह से टारगेट किया है। भारत ने दिखाया कि हमने आपके रडार सिस्टम को किस तरह से टारगेट किया, उसके बावजूद भी आप पूरे देश में जश्न मना रहे हो। तो इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात और अपने भ्रम में जीने वाली बात कोई हो ना सकती है। और साफ है कि पाकिस्तान अपने भ्रम में जी रहा है और बेवकूफी में जी रहा है। बिल्कुल। मुमताज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? जी, अभी आज अलग सुबह जो है, अभी एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको जो है इनपुट्स मिले थे कि टेररिस्ट कहीं पे हाइड हुए हैं, और तो इनपुट के बाद जो है उन्होंने जो एक मास्टरा किया, कैसो लगाया, कैसो वहां पे लॉन्च किया, और उसके बाद से जो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया सिक्योरिटी फोर्स और टेररिस्ट के बीच में। और बताया जाता है, अभी आर्मी ने रिसेंटली ट्वीट किया, और जो हमारे सोर्स है वहां पे उन्होंने भी ये बताया कि जो अभी है 3 जो LET के, लश्कर तैयबा के जो 3 टेररिस्ट है उनको मार गिराया गया है, उनको ढेर कर दिया गया है अभी जस्ट ये आर्मी की तरफ से। और जो मैं आपको बता दूं नैना की, ये जो अभी सीज फायर वायलेशन हुआ था, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर्स पे तनाव था पूरे, उसके बाद से ये पहला एक ऐसा ऑपरेशन है, जो एक एनकाउंटर है जो कश्मीर की घाटी के अंदर हुआ है, शोपियान जिला में, शोपियान के किलर इलाके में ये हुआ है अभी रिसेंटली। और ये बताया जाता है कि 3 लश्कर तैयबा के 3 जो टेररिस्ट है उनको मार गिराया गया। जी नैना। मुमताज, तो क्या ये इस बात का सबूत हम मान लें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ये साफ कर दिया था कि आतंकवादियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, सीज फायर भले ही हुआ है लेकिन आतंकवादियों को अब नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसका क्या सबूत हम इसको मान लें? जी, मान सकते हैं। इससे पहले भी हो रहा था, जब भी कहीं पे ऐसी चीजें होती तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बिल्कुल जो है कार्रवाई करते हैं अपनी तरफ से, और ये ऐसे ही एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट ये इस बात के लिए खास माना जाता है क्योंकि जो अभी रिसेंटली एक सीज फायर हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग ये देखते थे शायद कुछ दिन के लिए शायद जो है अंदर कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं, और उन्होंने आज फिर से करके दिखाया। और अलग सुबह, आज सुबह जो है उन्होंने जो आज कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ सिक्योरिटी फोर्स को आतंकवादियों के साथ, तो उन्होंने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया आज। इसी को लेकर के एक सवाल मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो 4 टेररिस्ट थे उनको लेकर के क्या कोई अपडेट है? हम पाकिस्तान में एक्शन करके हमने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा जरूर है, लेकिन उन 4 की क्या अपडेट है, इस पर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। आज जो 3 आतंकवादी वहां पर मारे गए, जो ऑपरेशन चला है, तो क्या इनमें से संभावना है कि वो जो 4 थे वो भी इसमें शामिल रहे होंगे, या कहीं ये 4 उस आतंकी हमले में न मारे गए हों जो पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था? जी दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, ये बताया जाता है ये जो 3 टेररिस्ट जो आज मारे गए हैं, ये लश्कर तैयबा के साथ है। और जो लश्कर तैयबा का एक आउटफिट है TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स, तो ये बताया जाता है जो पहलगाम उसमें हमले में जो मुलविस थे वो जो है वो TRF के आतंकवादी हैं। तो बट हो सकता है क्योंकि लश्कर तैयबा का ही आउटफिट TRF है। बट अभी जो है उससे पहले जब मैं आपको पहलगाम वाली बात करता हूँ, तो पुलिस ने बाकायदा एक स्केच निकाला था, उसके जरिए से उन्होंने स्केच जारी की थी, लोगों से भी अपील की थी कि हमें हेल्प कर लीजिए इनको एलिमिनेट करने में, ढूंढने में।
लेकिन सिक्योरिटी फोर्स नैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी हम नहीं कह सकते हम कि इनको कोई ऐसा लिंक हो सकता है, क्योंकि जो है ये लश्कर तैयबा के जो 3 टेररिस्ट है और वो जो TRF जो एक लश्कर तैयबा का ऑफशूट है वो उससे एफिलिएटेड थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना अभी मुश्किल होगा। बट देखते हैं अभी प्रेस ब्रीफिंग में और क्या मजीद पता चलता है। बट अभी जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं हुए है, और जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। जी और उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जा रही है मुमताज, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर क्या पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स को लगाने की खबर भी सामने आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से, और लोगों से भी हेल्प ली जा रही है कि उनका पता लोग बताएं जो आम सिविलियंस वहां के, ताकि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए या फिर उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर के क्या आर्मी की तरफ से और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर सरकार है, उनकी तरफ से क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के? जी, आपको पता होगा सिक्योरिटी तो जो हमारे सेना है वो तो बिल्कुल बैठते नहीं है, दिन रात अपना काम करते हैं। एक प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं जिस वक्त मौका मिलेगा बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। और ये आपको पता ही है, जब आप पाकिस्तान को घुस के मार सकते हैं तो ये एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के जरिए शायद जरूर होगा। ये सिक्योरिटी फोर्स हमसे ज्यादा बता सकते हैं। बट ये कि अभी जो लश्कर तैयबा के 3 टेररिस्ट मारे गए तो वो जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी अभी करना बाकी है। उससे भी कुछ बहुत सारी चीजें रिवील होगी और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें कुछ जरूर सामने आ जाएगा। मुमताज, सीज फायर को लेकर के हमने देखा पहले दिन जब सीज फायर हुई तो उसको 3-4 घंटे के बाद पाकिस्तान ने उसका वायलेशन भी कर दिया। पिछले 2 दिनों से क्या सिचुएशन वहां पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई सांबा में कल कुछ ड्रोन्स दिखाई दिए थे, तो कश्मीर में खासतौर पर जो LOC वाला इलाका है वहां पर क्या फिलहाल अभी शांति है? लोगों को बहुत नुकसान हुआ, तो जो लोग आप परसों हमें बता रहे थे कि लोग वहां से अपना घर खाली करके गए हैं, क्या उन लोगों का वापस लौटना वहां पर शुरू हुआ है? सिचुएशन क्या है अभी सीज फायर को लेकर के? जी दिग्विजय, मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग अपना घर छोड़ के गए थे उनका जो माल मवेशी भी वही थे। अब जानवर तक, इंसानियत तो दूर की बात, जानवर बेचारे भी भूखे थे उनके। तो अभी जो है वो कल लौट के जा रहे थे, बट आधे रास्ते तक उन्होंने छोड़ा, जो उनने फिर बाद में बंद किया, आगे नहीं जाने देते थे। बट जो उड़ी का इलाका है, उड़ी का जो सब डिवीजन बोनियार, वो वहां पे कहीं ना कहीं जाने देते थे। और सेम केरन में भी था, जितने भी वाटर इलाके थे उनमें सेम यही सिचुएशन थी। बट आज परिस्थिति अलग है, आज छोड़ा गया, लेकिन कई सारे जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया गया, क्योंकि जब आर पार जो गोले चल रहे थे, कई सारे शेल्स जो वो शायद में भी एक्सप्लोड नहीं हुए अभी, तो एक सिक्योरिटी फोर्स ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर एक नोटिस निकाला कि आप अभी अपने घरों में ना जाए आप, क्योंकि कहीं भी शेल या वगैरह कुछ हो सकता है जो एक्सप्लोड हो सकता है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कहीं एक एनकाउंटर होता है तो उसके बाद जो है प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाता है इलाके को। सिक्योरिटी फोर्स का बम डिस्पोजल स्क्वाड अभी जो है वो उड़ी पहुंच गया आज, प्रॉपर आज वो उड़ी पहुंच गया। SSP साहब ने उनको भेज दिया वहां पे, और वो पूरा सैनिटाइज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है अपने घरों के आसपास बैठे हैं और सिक्योरिटी फोर्स का वेट करते हैं। और जो सब डिवीजन उड़ी का जो सब डिवीजन बुनियार है वहां पे जो है उनको अलाउ किया गया है। लेकिन सब जितने भी सारे लोग थे जो प्रभावित हुए इस घटना से, तो उनको प्रॉपर अभी अलाउ नहीं किया जाए। बट उम्मीद और आशंका ये है कि आज शाम तक जो है पूरा एरिया सैनिटाइज होगा और वो अपने घरों को लौटेंगे, वो वैसे ही फिर से खुशहाली से जिएंगे। लेकिन लोग काफी रो रहे थे, उनको नुकसान हो गया और काफी दिलमलूल है। लोग यही कह रहे हैं कि उनका क्या कसूर था, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है बार बार। तो यही, बट यह है कि हर कोई यही चाहता है कि अब तो कार्रवाई हो, प्रॉपरली हो। और जो जिन्होंने यहाँ पे आतंकी हमला किया पहलगाम में, क्योंकि कश्मीरी ऐसा नहीं है, कश्मीरी बहुत अच्छा होस्ट माना जाता है, हर एक कश्मीरी उस चीज के साथ है और ये चाहता है कि जिन्होंने भी कश्मीर में गलत किया, हमारी सरजमीन को आतंकवादी एक्टिविटीज के लिए यूज किया, उनके साथ जो है उन्हें पूरा सबक सिखाया जाए। और शायद इस वक्त सबक सिखाया भी गया, आप देख रहे हैं। तो अब यही उम्मीद करेंगे कि अब मजीद सीज फायर ना हो, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो सफर ना करे, जो पहाड़ों पे रहने वाले गरीब लोग हैं वो अपना काम चलाए, उनके जो माल मवेशी है वो वहां पे उनकी देख ले, उनकी प्रॉपर्टी वहां पड़ी है, पूरा डिफ्यूज हो गया, सबको नुकसान हो गया, आर पार दोनों साइड ऑब्वियसली नुकसान हुआ होगा। तो उसके लेकर ये चीज है। बट अभी जब सैनिटाइज एरिया होगा तब जाके प्रॉपरली उनको वहां पे आने की इजाजत होगी। बट उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने नीचे ब्लॉक करके रखा है, सब डिवीजन बुनियाद तक तो एलो कर दिया है। पूरा जब एरिया सैनिटाइज होगा तो उसके बाद वहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे शेल वगैरह होते हैं, वो एक्सप्लोड हो सकते हैं, उससे मजीद नुकसान हो सकता है। जी दिग्विजय, और शुक्रिया मुमताज जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो जिस तरीके से दिग्विजय आपने देखा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई थी और लगातार देखिए आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी जानकारी हमें मिली है उससे ये साफ तौर पर पता चल गया है कि आतंकवाद को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके की परिस्थितियां सब जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं, उनको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? चाहे मैं बात करूं जनता की, क्योंकि देखिए आम नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त वो किस सिचुएशन में वहां पर है।
देखिए मुमताज़ ने जो बातें वहाँ पर कही थी वो हम पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे थे कि भाई जब एलओसी पर दोनों तरफ से वहाँ पर फायरिंग हो रही थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ के लोकल लोगों पर पड़ा है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आप उनकी विडंबना को इस तरह से भी समझ रहे हैं ना कि एक आदमी है, हम एक शहर में अगर रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं या फिर छोटे शहर में रह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक आदमी अपना घर कितनी मेहनत से बनाता है। वो जीवन की पाई जुटाता है घर को बनाने में, और उस शेलिंग में अगर उसका घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और ऐसा एक बार नहीं होता है, ऐसा कई बार हो सकता है उसके साथ। ऐसी कोई फिक्स उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे ही सीज फायर का वायलेशन होगा, आपके पास शेलिंग हो सकती है, वहां पर बॉम्ब गिर सकते हैं, मिसाइल्स गिर सकती हैं। ये एलओसी पर रहने वाले, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ हर दिन की कहानी इस तरह की है, उसके बावजूद भी वहां पर रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब उनको वहां से निकलना पड़ता है, हमने देखा परसों जब एलओसी पर उन घरों को खाली किया जा रहा था तो मुमताज ने भी बताया कि भाई उनके जो मवेशी थे उन्होंने अपने मवेशी वहीं पर छोड़े थे। अब एक जानवर, अब जब जम्मू कश्मीर में देखिए इतना कोई ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर कोई रोजगार के सिस्टम है, ना कोई फैक्ट्रीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली पशुपालन होता होगा, वहां पर उनके जानवर रहते होंगे, लेकिन उनका वो क्या करेंगे? वो अगर फायरिंग वहां पर होती है, शेलिंग होती है, उनके घरों पर बम गिरते हैं, तो पहले वो खुद की जान बचाएंगे। अब ऐसे में उनके जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनसे भी वो हाथ धो बैठते हैं और खुद तो वहां से जाना ही पड़ता है। तो ये हालांकि अभी जैसे मुमताज बता ही रही कि भाई सीज फायर होने के बाद थोड़ी सी शांति वहां पर इलाके में देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी एहतियातन एक प्रिकॉशनरी तौर पर उन लोगों को अभी वापस नहीं आने दिया गया है, या फिर वो लोग अभी आए नहीं हैं कि भाई 1-2 दिन 3-4 दिन हम माहौल देखेंगे, जिस तरीके से माहौल आगे रहेगा उसके बाद अगला स्टेप उसमें उस हिसाब से लिया जाएगा। क्योंकि जैसा वो बता भी रहे थे कि अभी कुछ ऐसे शेल हो सकते हैं जो कि एक्सप्लोजिव में तब्दील हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है उनमें। और सैनिटाइज करने का मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरे इलाके की छानबीन करके वहाँ पर देखना कि क्या कोई ऐसा वेपन वहाँ पर नहीं हो, ऐसा बॉम्ब ना हो जो कि डिफ्यूज़ ना हुआ हो, अब आने वाले समय में क्या पता फट जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद अभी देखिए ये जो ऑपरेशन हम देख रहे हैं जिसमें 3 आतंकवादी अभी मारे गए, ये भी सैनिटाइजेशन का एक हिस्सा हो सकता है कि इलाकों को चेक किया जाता है, वहाँ पर देखा जाता है कि क्या कोई आतंकवादी इस इलाके में मौजूद है। और जिस तरीके से अभी ये ऑपरेशन चला है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पता चला होगा, सूचना मिली होगी कि ये आतंकवादी यहाँ पर। तो ये जब पूरा प्रोसेस पूरे इलाके में हो जाएगा तो उसके बाद उन लोगों का भी वापस लौटना शुरू होगा जो एलओसी से अपना घर छोड़ करके गए थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे तहलका डिजिटल पर। नमस्कार।